और गोहाना में 2 छात्रों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक छात्र की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण सूद समेत प्रदेश के कई मेयर और पार्षद बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर निगम की राजनीति से जुड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण सूद समेत प्रदेश के कई मेयर और पार्षद मौजूद रहे। क्या कुछ अहम बातें रही इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए जो है बीजेपी की एक अहम बैठक जो है हरियाणा निवास, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित हुई, जिसमें लगभग 3 घंटे की तकरीबन ये जो है बैठक चली। इसमें गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष के हरियाणा के बीजेपी के जो है ओम प्रकाश धनखड़ और वहीं जो हरियाणा के बीजेपी प्रभारी जो है विनोद तावड़े वो भी रहे और स्पीकर भी मौजूद रहे और वहीं डिप्टी स्पीकर भी यहाँ इस बैठक में मौजूद रहे और उसी के साथ साथ जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो हैं वो भी रहे और चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसका जो औचित्य इस बैठक का जो फिर जो ओपी धनखड़ है, उन्होंने जब बैठक खत्म होने के बाद जो जानकारी दी, उनका ये कहना था कि जो जमीनी स्तर से जो नेता उठ के आए हैं और जैसे कि उन्होंने उदाहरण के तौर पर कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो पार्षद से लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री है और वहीं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनका भी उन्होंने उदाहरण दिया कि वो मेयर रहे थे पहले चंडीगढ़ में, उसके बाद जो है वो विधायक बने, विधायक से आज जो है वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो इस तरह के जो मेयर जो इस बैठक में शामिल हुए, उनको एक तरह का मैसेज और एक तरह का उनको इस तरह की जो उपलब्धि है उससे रूबरू करवाना और इस बैठक का अहम मकसद था। और वहीं जो मेयर इस बैठक में शामिल हुए, पार्षद जो शामिल हुए, उन्होंने जो छोटी सरकार कही जाती है, शहरी जो सरकार है, उसके जो प्रधान जो मेयर जिसको कहा जाता है, उनकी जो दुख तकलीफें या काम में आ रही बाधाओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा रही। जैसे कि उनके कई मेयरों ने इस तरह की शिकायत करी कि अफसरशाही जो है वो उनकी बात नहीं सुनती, वो काफी हावी रहती है, उनके जो डेवलपमेंट के काम या जनहित के जो काम है वो प्रभावित होते हैं, उनको लंबा समय लगाना पड़ता है। और कई एक आध मेयर ने इस तरह की शिकायत करी कि भाई जो बैठक होती है उसमें जो वहाँ अधिकारी जो हैं वो बैठक छोड़कर भी चले जाते हैं, उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाती। तो जो अफसरशाही है कहीं ना कहीं वो उनके काम में रोड़ा बनती दिख रही है और इसको लेकर जो है कि सरकार को है कदम उठाना चाहिए। जी अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक लेकर जाने और सरकार के कामों को जनता तक लेकर जाने के लिए क्या कुछ रणनीति तय हुई? तो साथ ही इस मीटिंग में नगर निगम की कार्यप्रणाली जो है उसको लेकर क्या कुछ मंथन किया गया? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि इसमें जो सरकार की ओर से जो कार्य करे जा रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है और जो शहरी जो जिसको सरकार कहा जाता है, नगर निगम की जो जिसमें पार्षद और मेयर जो होते हैं उनको उनके माध्यम से जो है शहर के या जो क्षेत्र के प्रत्येक जो व्यक्ति है उस तक इस तरह की मैसेज और या इस तरह का उसको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार कितने डेवलपमेंट के काम और किस तरह जो ये डेवलपमेंट के काम करवा रही है और क्या क्या सरकार की इन दिनों जो उपलब्धियां भरे जो काम है उससे रूबरू करवाने का जो मकसद है, उसी के तहत इस बैठक का एजेंडा भी रहा कि जो जनता को ज्यादा से ज्यादा जो जनहित के जो कार्य सरकार के द्वारा जो करवाए जाते हैं उसके बारे में जो है जानकारी दी जानी चाहिए। तो उसी के तहत जो है इसमें यही मेयरों की तरफ से
जो मुख्य जो बिंदु था वो यही उठाया गया कि जो अफसरशाही है वो जो डेवलपमेंट के जो काम होते हैं उसमें अटकाने का, और वही जो निगम के जो दफ्तर है उसमें गैर सरकारी जो लोग हैं वो भी शामिल रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है कमीशन खोरी या इस तरह के जो काम में सम्मिलित पाए जाते हैं, वो उन लोगों का भी जो है बोलबाला है। और वही जो मंत्री हैं, जो शहरी और निकाय मंत्री अनिल विज, वो भी बैठक में शामिल थे और उनके सामने ये मुद्दा भी रखा गया और इस पर जल्द से जल्द लगाम कसने की जो है अपील जो है मेयरों की तरफ से और पार्षदों की तरफ से की गई। बिल्कुल। और इस दौरान नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भी निगम की राजनीति से जुड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजभवन में राज्यपाल से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की। इस मौके पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक, विधायक जोगीराम सिहाग मौजूद रहे। तो वहीं दुष्यंत ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हित में 75% रोजगार बिल की मंजूरी के लिए राज्यपाल का आभार जताएंगे। जैसे मैंने कल भी बताया कि ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के युवाओं के लिए हरियाणा सरकार ने लिया, क्योंकि महामहिम ने अपना एसेंट उसके ऊपर दिया। आज हमने पर्सनली आकर उनका भी आभार प्रकट किया है, क्योंकि कल विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, वहाँ तो उनका आभार हम प्रकट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनने जिस विश्वास के साथ अपना एसेंट हमारे इस ऐतिहासिक कदम को दिया है, उसके लिए एक एक साथी हमारे संगठन का उनका आभारी है, हमारी सरकार का। एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि हमारे संविधान के अंदर बड़ी क्लियरली ये मेंशन्ड है कि हम किसी भी डोमिसाइल पे, कास्ट पे, गवर्नमेंट
कि कोई भी जॉब को रिजर्व नहीं कर सकते। और इसीलिए ही जब प्रदेश में हम लॉ लेकर आए, और चाहे वो विधानसभा की कैंपेन में बात हो, तो हम 75% की बात करते थे, वो हर रोजगार के अंदर हिस्सेदारी की हम बात करते। बजट सेशन में और किस तरह के बिल की उम्मीद की जा सकती है? किस तरह का बजट सेशन शुरू तो होने तो कल सुबह 11 बजे बीएसी के अंदर निर्णय लिया जाएगा कि किस किस प्रकार से कौन। सरकार की ओर से हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देने के फैसले को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी के चलते गांव जकोपुर में ग्रामीणों ने जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत कर जेजेपी पार्टी का धन्यवाद किया। मौके पर जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने कहा कि 75% रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इसीलिए लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी ने जो वादा चुनाव में किया था उसको पूरा कर दिया है। इसमें जी बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, और जो सरकार ने 75% लोगों को रोज़गार दिया है और देगी सरकार, यहाँ से हमारे जो गांव के क्षेत्र हैं इनसे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और बहुत रोज़गार मिलेगा। बेरोजगारी खत्म बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले मुख्य उद्देश्य आज जो हमारा है कि जननायक जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था कि 75% प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा प्रदेश के युवाओं की भागीदारी, उसको लेकर आज हम जक्खोपुर गांव में पहुंचे हैं। क्या रिस्पांस मिला है लोगों को? क्या कहते हैं? बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं कि भाई जो है जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जो जननायक जनता पार्टी का जो पौधा लगाया है वो आज हमें कि हम महसूस कर रहे हैं कि भाई हम बहुत अच्छी जगह हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में पूर्व विधायक नरेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एसवाईएल मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशक से इस पानी की लड़ाई हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति की ओर से लड़ रही है। यादव ने कहा कि पंजाब में पानी न देने की राजनीति और हरियाणा में पानी लाने की राजनीति होती आई है। अब पानी की राजनीति संघर्ष समिति नहीं होने देगी। पानी की कमी की वजह से अहरेवाल की धरती में जगह जगह खड्डे और जगह जगह धरती धंसने लगी है। पानी का लेवल नीचे जा चुका है। उसको प्राप्त करने के लिए लाखों रुपए खर्च आता है, जो कि किसानों की ओर से खर्च करना संभव नहीं है। पिछले 3 दशक से हम इस पानी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। पहले छात्र जल विवाद संघर्ष समिति बढ़ाई हमने, दक्षिणी हरियाणा के स्टूडेंटों ने, उसके बैनर तले लड़ाई लड़ी। फिर जब भयंकर समस्या पैदा हुई 93 में, तो सारे जिले के सभी पार्टियों के लोग, रामविलास जी भी सीनियर नेता भी हमारे संघर्ष समिति में थे, हम सब ने लड़ाई लड़ी। अभी हमारा फैसला हो पानी जो हरियाणा में उपलब्ध है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से हो, कि जो साउदर्न हरियाणा पार्ट जो है जिसमें वाटर लेवल हजारों फीट नीचे जा रहा है, धरती जगह जगह फट रही है और धरती माँ भी कह रही है कि भाई अब मेरे अंदर और गुंजाइश नहीं, मेरा दोहन बंद करें और मुझे नहरी पानी से सिंचित करके जल स्तर ऊपर ले जाए। और हमने पहले नारा दिया था, प्यासी धरती चुप न रहेगी, नहरी पानी लेके रहेगी। देश में भी पानी बहुत है, अगर उसकी सही मैनेजमेंट हो जाए तो दक्षिणी हरियाणा की लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। और ये नहीं है कि सिर्फ अटेली या महेंद्रगढ़ की बात है, ये भिवानी में, लोहारू में, दादरी में, बाडड़ा में, गोदबड़ा में, ये सब जगह प्रॉब्लम है। नांगल चौधरी में, अटेली में, रेवाड़ी में, बावल में, पटौदी में, मेवात में, ये नू में, ये आगे तक ये चारों तरफ प्रॉब्लम है। ये 6-7 जिले तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर इनको नहरी पानी से सिंचित नहीं किया गया तो ये धरती खराब हो जाएगी। पंजाब की भी विधानसभा का सेशन चल रहा है, हरियाणा की विधानसभा का भी सेशन चल रहा है। 45 साल से इस मुद्दे पर राजनीति होती रही है। पंजाब की राजनीतिक पार्टियां ये कहकर वोट मांगती रही हैं कि भाई हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, आप हमको वोट दो। और हमारी भिन्न भिन्न पार्टियों के नेता उन स्टेजों पर जाते भी रहे हैं और वोट भी मांगते रहे हैं उस बैनर के तले। और हरियाणा की लगभग राजनीतिक पार्टियों में भी बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, इसीलिए हमारे संघर्ष समिति ने साथ दिया है कि उन्होंने कहा भाई पानी ले आएंगे, खेतों में लबालब भर देंगे। नरेश भाई हमारे साथ आ जाओ, हम साथ भी दिया, लेकिन पानी नहीं आया। उधर पानी न देने की राजनीति, इधर पानी लाने की राजनीति। तो आज संघर्ष समिति आह्वान करने आई है कि अब एसवाईएल के मुद्दे पर और राजनीति हम नहीं होने देंगे। अब इस मुद्दे पर और राजनीति नहीं होने दी जाएगी। अब वहीं फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र से सास बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, फरीदाबाद की घटना बताई जा रही है जहां पर सास बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। प्रॉपर्टी के लिए अपनी सास को घर में बंद कर रखा गया था यहां, और उसे हर रोज प्रताड़ित किया जाता था।
जिसकी गुप्त सूचना पर महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया पुलिस के साथ उस घर में गई तो उन्होंने बुजुर्ग महिला को बेहद ही गंभीर हालत में बेसुध पाया। पीड़ित बुजुर्ग महिला को आनंद फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई डॉक्टरों की टीमें बुजुर्ग का इलाज कर रही है। 2 दिन रेकी की आसपास रह के कि क्या हिसाब है, तो 3rd डे मुझे लगा कि अब मुझे एंट्री करनी चाहिए और इस महिला को सहयोग देना चाहिए हमें पूरा। पुलिस लेकर मैं उनके घर पहुंची तो हमने देखा वो महिला बेसुध थी। उनकी दवाइयों को देखा तो कुछ ऐसी दवाइयां उसमें मिली जो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये मेडिसिन के हिसाब से मेडिकल उससे पता करेंगे। लेकिन वो महिला कुछ अपनी बात कहने के उसमें नहीं थी, वो इतनी डरी हुई थी। लेकिन आधा पौना घंटा उनके पास रुकने के बाद और जब मैंने उनको रिकलेक्ट कराया कि मैं 15-20 साल पहले भी आपके पास आई थी, आप मेरे इस तरह से इलेक्शन में घूमे थे, तो ऐसे ऐसे उनकी जो आँखों का रिएक्शन था वो डिफरेंट होने लगा, वो पहचानने लगी। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। ये देखिए मेरी अंगूठी से उन्होंने यहाँ पे खूब दबा के हाथ पकड़ लिया। तो हमने उनसे पूछा कि आप ट्रीटमेंट कराना चाहती हो, तो उन्होंने कहा हाँ। यहाँ से जाना चाहती हो, उन्होंने कहा हाँ। ये हमने ऑन रिकॉर्ड उनका रिएक्शन रखा भी हुआ है। ऐसा मालूम हुआ कुछ अड़ोसी पड़ोसी आगे आना नहीं चाहते थे जब मैंने उनसे बातचीत की, लेकिन हर किसी का दबी आवाज़ में इशारा यही था कि इस आंटी को आप ले ही जाओ। तो समझ आ जाती है बात कि वो प्रताड़ित हैं और उनकी बहू घर पे नहीं थी, उनका एक छोटा पोता घर पे था। पूछने पर यह पता चला कि मम्मी कहीं बाहर गई हैं छोटी बहन को लेकर। और उस महिला के बारे में जो हमने पता किया वो यही था कि उनका 1 साल पहले बेटा एक्सपायर हो चुका है और बेटे के गम में वो परेशान थी। 25 जनवरी को उनका अटैक हुआ था, पैरालिसिस। तो हम लोगों को पता चला, हम लोग लेके गए, सारा ट्रीटमेंट करवाया उनका, सारा उनका चेकअप करवाया और उसके बाद हमें उन्हें घर जाने को कह दिया डॉक्टर ने कि इनको सेवा की ज़रूरत है, इनको खाने पीने की ज़रूरत है, आप इन्हें घर पे ही भेजिए, घर ही रखिए। तो हम लोगों ने घर में ही उन्हें रखा, शिफ्ट करा। तो वो थोड़े दिन ठीक ही रही हैं, उसके बाद वो डाउन पे डाउन होती चली गई। फिर उसके बाद हम ले गए अपने साथ घर उनकी हमने केयर करी। 10 दिन में वो बिल्कुल स्टेबल हो गई थी कि वो लेटी हुई लेडी बेड पे वो खुद से मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव होकर के बैठने लगी और उन्होंने हमसे सारी बातें करी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे घर ही जाना है, जैसे पोते पोतियों में भी होता है। तो हमने उनको घर शिफ्ट किया और वहाँ पे बस 10 दिन के बाद हम उनके पास जाना आना उन्होंने हमारा बंद करवा दिया, हम जा नहीं पाए। अब हम संडे को उनके घर गए, मीटिंग हुई हमारी उनके साथ, हमारा पूरा परिवार गया था, हमारे पूरी फैमिली गई थी, 10-11 बंदे गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे हमसे लड़ाई शुरू कर दी। उसने गलत एलिगेशंस लगा दिया हमारे हस्बैंड्स के ऊपर कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है और ये मेरे को गलत काम करने के लिए बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड के ऊपर स्पेशली इसने छोटी जो उनकी हमारी भतीजी है वो कह रही है कि उसके साथ मतलब प्रॉक्सो का केस लगा दिया। बताओ, प्रॉक्सो हमें तो पता भी नहीं है भैया क्या केस होता है। हाँ, लेकिन भैया कि अभी देख लो ना, सारी फैमिली के साथ इकट्ठे गए। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। केरल बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें, केरल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ई श्रीधरन पार्टी का दामन थाम चुके थे। मेट्रोमैन ई श्रीधरन का बीजेपी में शामिल होना केरल चुनाव के लिहाज से पार्टी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मेट्रोमैन के नाम से लोकप्रिय श्रीधरन की छवि एक बेदाग नौकरशाह की रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी प्राइवेट अस्पताल वरिष्ठ नागरिकों को दाखिल करने को प्राथमिकता दें। वरिष्ठ नागरिकों के कोरोना से प्रभावित होने की ज्यादा आशंका को देखते हुए यह निर्देश दिया गया। इसके पहले 4 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पताल को यह निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण और RS रेड्डी ने अपने 4 अगस्त 2020 के आदेश में संशोधन किया।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की मजबूती और प्रगति पर सरकार का पूरा फोकस है। इसके लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो छोटे किसानों के लिए काफी लाभकारी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक का उद्घाटन किया। हमारे यहाँ वैकल्पिक रोजगार देने की योजना है जिसमें लगभग पिछले बार 61,000 करोड़ रुपए का वर्ष भर के लिए बजट था। वो 61,000 करोड़ भी ख़त्म हुआ, लेकिन गांव में रोजगार का संकट ना हो और गांव में ही गांव के व्यक्ति को रोजगार मिल सके, इसलिए मनरेगा के अंतर्गत 1,11,000 करोड़ रुपया दिया गया और उस वजह से इस पूरे संकट से निश्चित रूप से हम लोग निकल सके हैं। कुल मिला के मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र यह निश्चित रूप से मजबूत हो और आगे बढ़े, और हमारी कोशिश है अप्राका के माध्यम से कि जो बाकी देशों में अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको हम सीखें और हमारे यहाँ जो अच्छा हो रहा है वो बाकी सभी 24 देशों तक पहुँचे, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 25 या 26 मार्च की अधिसूचना जारी की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग 14 चरण में मतदान कराने की तैयारी में है। इन सभी चरणों का मतदान 10 से 28 अप्रैल के बीच संपन्न कराने का प्लान है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक 23 अप्रैल तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। अप्रैल की शुरुआत में चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन से लेकर मतदान के बीच करीब 12 से 13 दिन का समय लगेगा। प्रत्येक चरण में 18 से 19 जिलों में एक बार में मतदान होगा। सभी जिलों में मतगणना एक दिन कराई जा सकती है। इस बीच पंचायत चुनाव के लिए सभी पदों के आरक्षण की सूची जारी हो गई है। वहीं बुधवार के दिन महाराष्ट्र के जलगांव जिले में सरकारी हॉस्टल में महिलाओं के न्यूड डांस का मामला सदन में चर्चा का मुद्दा बना था। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने जमकर हो हल्ला मचाया और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। इस मामले में महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से कहा गया कि जांच की जा रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से जांच का भरोसा दिया गया। आज इस मुद्दे पर बोलते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और महिला बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा, जलगांव शहर में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। पुलिसों ने महिलाओं के कपड़े काढून त्यांचे उनका डांस करने लगाया, इस प्रकार की खबर एक पेपर में आई थी। इस घटना की चौकसी करने के लिए 6 सीनियर अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट की, मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 6 महिला अधिकारी, इनकी एक समिति का गठन किया गया था। ये 6 महिला अधिकारी का जो है उनका रिपोर्ट अभी जो सामने जो आया है, उन जो रिपोर्ट दिया है उसमें बताया कि इस प्रकार की घटना वहाँ पे घटी नहीं। वहाँ पे 20 फरवरी को वहाँ के जो है महिला, उन्होंने एक मनोरंजन का कार्यक्रम वहाँ पे रखा था और उस मनोरंजन के कार्यक्रम में गाना गाना, कविता बोलना या गरबा डांस करना या फिल्म गाने के ऊपर डांस करना, इस प्रकार का उनका मनोरंजन प्रोग्राम चालू था। वहाँ पे गरबा डांस करते एक महिला उसको तकलीफ हो रही थी करके उसने जो गरबा के लिए जो गाउन अपना ब्लाउज पहनते बड़ा, उसको शायद निकाला होगा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।